हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विवेकर सर आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आप सभी लोगों का सेकेंडरी स्कूल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अभी तक हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब साइंस पोर्शन की शुरुआत हो चुकी है, साथ में लेकर के आगे बढ़ेंगे। मैथ के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्लासेस को भी अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हम लोग पहला क्लास में कुछ जानकारी प्राप्त भी किए थे। केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस चैप्टर का नाम था। हम लोग इसमें पढ़ रहे थे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एक रिएक्शन के बारे में। जो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैग्नीशियम वर्ड, ये वर्ड कहाँ से आया है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे एक पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो उसमें मैग्नीशियम, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह बहुत सारे एलिमेंट थे, जिसमें 118 एलिमेंट थे। तो हम लोग को कम से कम बेसिक नॉलेज के लिए पीरियोडिक टेबल का कुछ ज्ञान चाहिए, जो हम लोग अभी लिख दे रहे हैं। इसको कम से कम याद कर लेना है। पीरियोडिक टेबल का 1 से 30 तक सभी एलिमेंट याद कर लेना है, क्योंकि ये हम लोगों को आगे के क्लासेस में बहुत आसान बना देगा। क्योंकि अगर पीरियोडिक टेबल सीरियल नंबर से हम लोगों को याद रहता है, तो इससे हम लोग वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम लोग इसकी कोवैलेंसी ज्ञात कर सकते हैं और किस प्रकार से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है ये पता कर पाने में सक्षम होंगे। और साथ ही इसे बैलेंस कर पाएंगे कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो एलिमेंट हैं शामिल, उनके मास लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स बराबर होंगे। जैसा हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसा एक सेंटेंस में हमने बताया था, लेकिन वो सेंटेंस काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए इसे दूसरे तरीके से अर्थात हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने के कारण इसे बर्ड्स इक्वेशन में लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एक एरो के निशान के द्वारा दर्शाते हैं, और जो प्रोडक्ट्स हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये उससे थोड़ा छोटा हो रहा है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इट कैन बी रिटेन इन शॉर्टर फॉर्म। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू राइट इन द फॉर्म ऑफ ए बर्ड इक्वेशन। इसे हम लोग सिंपल तरीके से एक बर्ड इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। आगे बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो है जो सबस्टांसेस केमिकल रिएक्शंस में अंडरगो हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस में जो पहले सबस्टांसेस मौजूद है वो हमारा रिएक्टेंट्स है, जबकि आफ्टर रिएक्शन जो फॉर्मेशन हुआ है वो हमारा प्रोडक्ट्स है। जो रिएक्शन के पहले का एलिमेंट है उसे हम लोग रिएक्टेंट्स के नाम से जानते हैं। दैट सबस्टांसेस कहता है द सबस्टांसेस दैट अंडरगोज इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट्स एंड द सबस्टांसेस formed after chemical reactions is known as products, and reactants is written in left hand side and products is written is right hand side। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जैसा कि हमने बताया कि एक एरो सिंबल के द्वारा इसे दर्शाया भी जाता है। हम लोग और आगे देखेंगे कि क्या इसे और शॉर्टर वे में क्या कोई और ऐसा तरीका है जिससे हम इसे और छोटे रूप में लिख सकते हैं और इसे बैलेंस कर सकते हैं या नहीं। लेकिन हमने एक नोट में बताया, इसे ध्यान रखना है कि इसे बहुत अच्छे तरीके से पीरियोडिक टेबल को ज़्यादा तो नहीं तो 1 से 30 तक कम से कम
अच्छी तरीके से याद कर लेना है। हाँ तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने देखा कि बर्ड्स इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। उसके बाद मैंने दूसरे स्टेप में आप लोग को ये बताना चाहा कि क्या इसे कोई और शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है और वह किस हद तक उपयोगी होगा, किस तरीके से उसका उपयोग हम लोग केमिस्ट्री में करेंगे, वो हम लोग जान रहे हैं। इसका कहने का मतलब था हम लोग का कि क्या इसे और कोई छोटे तरीके में लिखा जा सकता है और इसका क्या उपयोग होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो बर्न होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था, उसे मैंने Mg अर्थात केमिकल फार्मूला जो आप लोग को अभी मैंने बताया कि आप याद कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का स्थान 8वें नंबर पे आता है, परमाणु संख्या 8 होता है ऑक्सीजन का। उसी प्रकार से मैग्नीशियम भी है जो एक पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है। तो हम लोग ये जानना चाह रहे हैं अब कि क्या लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो हमारा प्रोडक्ट है उसका वेट बराबर है या नहीं, अर्थात बैलेंस है या नहीं। अब हम लोग बैलेंस इसको किस प्रकार से करेंगे, किस मेज़रमेंट के थ्रू कह सकते हैं कि इक्वेशन मेरा एक बैलेंस इक्वेशन है या नहीं है। तो हम लोग काउंट कर सकते हैं कि मैग्नीशियम जो हमारा एटम है यहाँ पे, या O2 जो मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन गैस का, उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स कितने मौजूद हैं उसे काउंट कर सकते हैं। काउंट और कंपेयर करेंगे, पहले गिनती करेंगे कि मैग्नीशियम का लेफ़्ट हैंड साइड और मैग्नीशियम के राइट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट मौजूद हैं, तथा साथ ही सेकेंड स्टेज में हम लोग ये देखेंगे कि जो दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन गैस का है एक मॉलिक्यूल्स, उसमें ऑक्सीजन के कितने एटम मौजूद हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट अर्थात लेफ़्ट और राइट साइड में, ये हम लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसे कंपेयर करते हैं कि मैग्नीशियम है हमारा एलिमेंट अभी और ऑक्सीजन है। तो एलिमेंट हम लोग लिख सकते हैं, एलिमेंट्स है यहाँ पे हम लोग का मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब हम लोग ये देखते हैं कि किस साइड में कितना भार अर्थात मास है। मैग्नीशियम का हम लोग देखते हैं कि रिएक्टेंट्स में देख लेते हैं, रिएक्टेंट्स में देखते हैं कि क्या इसका भार है, और प्रोडक्ट में देखते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि मैग्नीशियम का एक इधर भी है, एक इधर भी है, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 है जबकि यहाँ पे 1 है। अर्थात हमारा ऑक्सीजन का जो मास है वो इक्वल नहीं है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में, इसलिए हम लोग इसे बैलेंस कर सकते हैं। और ये बैलेंस करने का काम हम लोग केवल केमिकल फार्मूला के थ्रू ही कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल फार्मूला से ही हमें पता चलेगा कि इसमें एक मॉलिक्यूल है या फिर ये एक एटम है, और एक मॉलिक्यूल से अगर है तो उसमें कितने एटम्स हैं और इसके कितने मास हो सकते हैं। इसे हम लोग आगे बैलेंस करने के लिए देखते हैं। और इस प्रकार के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटल रिएक्शन बोलते हैं। इस पूरे रिएक्शंस को हम लोग स्केलेटल स्केलेटल TE या TA स्केलेटल रिएक्शन TAL स्केलेटल रिएक्शन बोलते हैं, या स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। CHE केमिकल इक्वेशन हम लोग किसी वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ करेंगे, इसलिए मैं बताता चलूँ कि इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है EQ और ऊपर साइड में N। इसलिए हम लोग इक्वेशन को इस तरीके से भी लिखते चलेंगे
तो आगे हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि इसे बैलेंस कैसे कर सकते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो हमारा मास है वो इक्वल हो जाए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से इसे बैलेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से तो सिंपल दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, इसलिए हम लोग अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं तो ये 2 का मतलब है कि ऑक्सीजन भी यहाँ 2 गुना हो गया और साथ ही मैग्नीशियम भी हमारा डबल हो गया, इसलिए यहाँ पे आसानी से हम 2 लिख सकते हैं। ये तो दिख रहा था, लेकिन यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड केमिकल्स इक्वेशन मिलेंगे हमको, जिन्हें बैलेंस करना होगा, जिसे हम लोग इतना आसानी से हिट एंड ट्रायल मेथड से, ये जो डायरेक्ट हमने नंबर रख दिया कि यहाँ पे दुगना कर दिया ऑक्सीजन के एटम को, ये हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। लेकिन इस तरीके से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दूसरा एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग और समझते हैं कि किस प्रकार से इसे बैलेंस किया जा सकता है। और इसमें एक और बात थी कि बैलेंस करने का मतलब होता है कि मास को बराबर करना, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे 9th क्लास में कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी न तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अर्थात इसका मतलब है दैट मीन्स द टोटल मास ऑफ reactants has to be equal to the total mass of reactants। और हम लोग दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं कि the number of atoms present in reactants is equal to the same number of elements। अगर दोनों और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में एटम की संख्या बराबर हो जाए तो वो बैलेंस रिएक्शन कहा जा सकता है। रिएक्टेंट्स हो और इस साइड में यदि प्रोडक्ट्स हो तो इधर नंबर ऑफ एटम यदि इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ reactants is equal to the number of atoms of each elements of products। इसे 2 तरीके से मैंने बताया कि किस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं कि मास को केवल हम लोग को इक्विवेलेंट कर देना है, विच मीन्स बराबर कर देना है। तो हमने बताया कि यदि नंबर ऑफ एटम भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का यदि बराबर कर लिया जाए तो हमारा मास बराबर हो जाएगा। हम लोग और किसी दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की इसे और बेहतर कोशिश करते हैं कि कैसे इस इक्वेशंस को बैलेंस किया जा सकता है। जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि हम कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शंस में जिंक सल्फेट ZnSO4 का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। हमने आप सभी लोगों को बताया था कि आप लोग याद करें एटॉमिक नंबर कि किस एलिमेंट का कितना होता है और किस प्रकार से किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे H के साथ 2 क्यों आया, SO4 क्यों है, ये आप लोग को उसके बाद वैलेंसी के थ्रू वैलेंसी से जानकारी होगी। और मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है आयरन का, जो वाटर के साथ मिलकर के, जिसको हम लोग जनरल भाषा में कहते हैं जंग लगना, फेरस ऑक्साइड और बनाता है, साथ ही उसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है। हम लोग इसे देखते हैं कि किस प्रकार से इसे बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस्ड या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। हमारा एलिमेंट्स जो रिएक्टेंट्स में भाग ले रहा है वो कौन कौन है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स
और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, अर्थात हम लोग कंपेयर करने चले हैं काउंट करके कि किस एलिमेंट का कितना एटम मौजूद है। हम लोग लेफ़्ट साइड को बोल करके चले थे कि ये रिएक्टेंट होता है, तो हमारा जिंक है। पहले इक्वेशंस के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कि हमारा जिंक था और साथ ही है हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। जिंक का हमारा यहाँ पे 1 है नंबर ऑफ एटम, राइट साइड में भी 1 है। हाइड्रोजन का लेकर के चलते हैं, हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 है, राइट साइड में लेकर के चलते हैं 2 है। अर्थात अभी तक जिंक और हाइड्रोजन कंपेयर करने के बाद पता लग रहा है कि दोनों ओर जिंक और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं। सल्फर का लेते हैं, यहाँ भी 1 और राइट साइड में भी 1, अर्थात अभी तक इक्वल मास लाई कर रहा है। आगे बढ़ कर के देखते हैं ऑक्सीजन के 4 एटम्स राइट साइड में और लेफ्ट साइड में मौजूद है, विच मीन्स नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट्स इक्वल हो गए। अर्थात हमारा ये रिएक्शन 1 नंबर का ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जा सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इक्वल हो गया है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन इसे बोल सकते हैं। साथ ही दोस्तों नोट डाउन करते चलेंगे ताकि हमें भविष्य में एग्ज़ाम के पहले पूर्वाभ्यास करने में कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि वो समय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। टीचर शुरू से पढ़ा रहे हैं, परंतु बाद में आपको खुद इसे रिवीजन करके जानना पड़ेगा कि मैंने इसे किस प्रकार से पढ़ा है और किस तरीके से इसे याद रखा जाए और परीक्षा में हम लोग को इम्तिहान में आसानी हो। इसलिए हम लोग 1 नंबर को मिटाते हैं और आगे 2 नंबर के बारे में कोशिश करते हैं जानने की कि क्या है 2 नंबर का कन्फिग्रेशन। हम लोगों ने अभी 1 नंबर के बारे में देखा, 2 नंबर के बारे में जानते हैं। इसमें हमारा आयरन है, हाइड्रोजन है और वाटर है। तो हम लोग आयरन, हाइड्रोजन और वाटर के एलिमेंट के बारे में सोचेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का इक्वल हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो उसे किस प्रकार से हम लोग को इक्विवेलेंट, एक दूसरे के बराबर करना है। आयरन था और वाटर था और ऑक्सीजन था। आयरन के 1, इधर प्रोडक्ट्स में आयरन के 3 एटम, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट्स में 2 एटम हैं और प्रोडक्ट्स में भी 2 एटम। ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 एटम है वाटर में, जबकि प्रोडक्ट्स में फेरस ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के 4 एटम मौजूद हैं। तो हम लोग अभी दोस्तों इसे देख सकते हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में इक्वल नहीं है। अर्थात हम लोग इसे इक्वल करने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से हम लोग इसे बैलेंस कर सकते हैं, अर्थात मास दोनों तरफ का बराबर कर सकते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोग इसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, तो हम बताते चलें कि जो हमारा स्टेप 1 होगा वो क्या होगा कि इसे बैलेंस किया जा सके। तो दोस्तों देखते हैं कि स्टेप 1 में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रा बॉक्सेस, अर्थात हम इस केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए सभी एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी प्रेजेंट हैं रिएक्टेंट्स का और जो बाद में प्रोडक्ट बनाता है उसे बॉक्स के अंदर घेर लेते हैं। अब दोस्तों हमें पता कैसे चलेगा कि दोनों ओर मास बराबर है या नहीं। तो हम लोग ने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि इसे काउंटिंग के द्वारा काउंट करके हम लोग बता रहे थे कि सबसे पहला स्टेप मैंने बताया इसे बॉक्स में घेर लेना है और सबका फार्मूला लिखना है। और साथ ही एक चीज़ ध्यान में देना है कि चेंज नहीं करना है
बॉक्स के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, जिससे हमारे मूल अर्थात ओरिजिनल जो रिएक्शंस है उसमें कोई अंतर आए। हम लोग अभी बता रहे थे कि बॉक्स के अंदर किसी प्रकार का कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, क्योंकि अगर हम इसके अंदर चेंज कर लेते हैं तो हमारा जो मूल रिएक्शंस है, ओरिजिनल जो रिएक्शंस है, उसमें परिवर्तन आ जाएगा और हम लोग नहीं बता सकते कि ये फिर शुरुआत में इनिशियल स्टेज में ये बैलेंस इक्वेशन था या नहीं था। लेकिन हम लोग इसे बैलेंस करने के लिए फर्स्ट वी ड्रा बॉक्स एज, और दूसरा स्टेप था हमारा स्टेप 2 में हम लेते हैं, कंपेयर करेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स को कि कितने नंबर ऑफ़ एटम्स इसके रिएक्टेंट्स में हैं और कितने नंबर ऑफ़ एटम्स इसके प्रोडक्ट्स में हैं। तो स्टेप 2 में हम लोग लेते हैं, एलिमेंट को लिखते हैं, एलिमेंट्स हमारा है, एलिमेंट्स में हमारा आयरन है, number of atoms in products, आयरन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। मैंने कंपेयर किया आयरन का 1, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, 1 2 1, यहाँ पे आयरन 3, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन 2 था। तो इसे हम लोग बैलेंस करने की अब कोशिश करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, या तो वो रिएक्टेंट्स का पार्ट हो या वो प्रोडक्ट का हो, उसे सबसे पहले हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम्स के साथ मौजूद है केमिकल इक्वेशंस में, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम्स जो है हमारा ऑक्सीजन का 4 है, जो हमारा प्रोडक्ट में है, अर्थात प्रोडक्ट में ज़्यादा है, इसलिए हम लोग रिएक्टेंट्स को उसके बराबर करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम्स है, इसलिए इसे 4 तक लाने के लिए हम लोग इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अर्थात स्टेप 3 में हम लोग बता सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम्स तक पहुँचने के लिए हमने रिएक्टेंट्स के पार्ट वाटर में 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो इसे हम लोग किस रूप में लिख करके फेयर कर सकते हैं ताकि आगे हमें आसानी हो, पढ़ने में सुगम हो, उसे हम लोग देखते हैं कि स्टेप 3 में क्या क्या हम लोग करते हैं। हमने बताया कि इनिशियली ये 1 ऑक्सीजन था, जबकि फाइनली ये 4 ऑक्सीजन बना करके बैठा हुआ है। तो हमने बताया स्टेप 3 में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जो एटम्स है हमारा, उसको बैलेंस करना है। तो स्टेप 3 में हम लोग देख सकते हैं एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनिशियली और फाइनली, अर्थात इनिशियली कितना था और फाइनली कितना है, वो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, या टू बैलेंस कह सकते हैं। LY होगा क्या, इनिशियली क्या है, इनिशियल स्टेज में क्या था या फिर फाइनल में क्या था, वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एटम्स ऑफ ऑक्सीजन की बात की मैंने, यहाँ पे रिएक्टेंट्स लिख लेते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट्स में पहला ऑक्सीजन था, सेकंड साइड में प्रोडक्ट्स में था। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इनिशियली 1 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 4 था, और वो जो 1 था वो हमारा वाटर में था। अर्थात यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या, अगर ऑक्सीजन की संख्या को हम लोग बढ़ाते हैं, 1 गुना 4 करते हैं, 1 × 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स में भी वृद्धि होती है 4 गुना। क्या बैलेंस करने पे हमारे पास क्या नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन है, उसको फाइनल स्टेज बोलते हैं। फाइनली हम लोगों के पास 4 है,
तो हम लोग बैलेंस इसको कर चुके हैं। यहाँ पे चार्ज जो था Fe3O4 में अवेलेबल था, इसलिए हम लोग इस प्रकार से ऑक्सीजन एटम्स को बराबर कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसके बाद रिमेनिंग्स जो है आयरन और हाइड्रोजन, अभी भी 2 एटम्स बच रहे हैं जिन्हें हम लोगों को बैलेंस करना है। तो स्टेप 4 में फिर से वही काम करेंगे, ये इनिशियल फाइनल बना रहेगा और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स, साथ ही हम लोग आगे उनके अलावे जो 2 हमारे पास रिमेनिंग्स बच चुके हैं उन्हें हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अभी हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बताया। ऑक्सीजन के अलावा 2 और, पहले तो मैं लिख दूं कि आयरन है, हाइड्रोजन है और साथ ही ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। अब हम लोग हाइड्रोजन या फेरस में से किसी एक को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हम लोग स्टेप 3 तक अभी पहुंच चुके थे। स्टेप 4 में हम लोग हाइड्रोजन को लेकर के ही चलते हैं या फिर आयरन को भी लेकर के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मिटा करके हम लोग हाइड्रोजन कर लें। स्टेप 4 में हाइड्रोजन कर लेते हैं कि कितने हाइड्रोजन एटम्स इनिशियली प्रेजेंट थे और फाइनली बैलेंस करने के बाद वो कितना हो चुका है। इनिशियली याद कीजिए हाइड्रोजन की संख्या 2 थी। इनिशियली हाइड्रोजन की संख्या 2 थी और फाइनली भी 2 थी। लेकिन याद करते हैं हम लोग इसे 4 से मल्टीप्लाई कर चुके थे, इसलिए 8 तक पहुंच चुका था, क्योंकि हमने पहले ही इसे 4 से गुना कर दिया था। इसलिए ये 2 लिखना गलत होगा और हमारे पास अब 8 एटम ऑलरेडी हाइड्रोजन का मौजूद है जो हमारा वाटर में है। लेकिन याद करें कि हाइड्रोजन का यहाँ पे अभी 2 ही एटम्स मौजूद था, इसलिए इसको 8 तक लाने के लिए हमें 4 से गुना करना पड़ेगा जो हाइड्रोजन गैस में अवेलेबल था। इसलिए हम लोग इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसे 8 तक पहुंचा करके हम लोग दोनों को इक्वल कर लेते हैं। देखिए, अर्थात 2 लिखना यहाँ पे गलत साबित होता, ये चीज़ ध्यान देने योग्य है। हम लोग 2 लिखते क्योंकि इनिशियली हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 2 ही है। लेकिन याद कीजिए कि तीसरे स्टेप में हमने आप लोगों को ध्यान से सिखाया कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को हमने बैलेंस कर लिया था और बैलेंस करने के बाद हमारा यहाँ पे 8 हाइड्रोजन एटम्स हो चुका था जो वाटर मॉलिक्यूल्स में अवेलेबल था। इसलिए आगे हम लोग इसे कैसे इक्वेशन को लिखेंगे स्टेप 3 के बाद हमने नहीं बताया, लेकिन 4 के बाद मैं बता रहा हूँ। हमारा आयरन था जिसको मैंने बैलेंस नहीं किया है, लेकिन पहले स्टेज में मैंने H2O को बैलेंस किया था और 4 से मल्टीप्लाई किया था, याद कीजिए, ताकि 4 ऑक्सीजन एटम्स हो जाए। तो मैंने 4 यहाँ पे रख दिया था। अब याद कीजिए कि इसके बाद हम जो बैलेंस कर रहे थे उसमें बना हुआ था फेरिक ऑक्साइड Fe3O4। Fe3O4 बन रहा था दोस्तों, और साथ ही हाइड्रोजन गैस बन रहा था। तो हाइड्रोजन गैस को हम लोग अब मेंटेन कर रहे थे हाइड्रोजन को। तो याद कीजिए कि ऑक्सीजन के बाद हम लोग हाइड्रोजन को मेंटेन करने के लिए 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तीसरे स्टेप के बाद जो हमारा छूट चुका था रिएक्शंस, आगे हम बता देंगे दोस्तों, घबराने की बात नहीं है कि ये 4 मैंने पहले स्टेप में लाया था, ये अर्थात तीसरे स्टेज की बात है ये, और ये चौथे स्टेज के बाद ये हमारा रिएक्शंस तैयार हुआ। अब हम लोग इसमें गौर कर रहे हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स इक्वल हो चुके हैं। अब केवल और केवल आयरन बच रहा है, जो देखिए यहाँ से ध्यान देने के बाद पता लगेगा कि यहाँ 3 एटम्स हैं, जबकि यहाँ 1 है, अर्थात 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग इसे स्टेप 5 में एटम्स ऑफ आयरन करके देखते हैं कि क्या होता है इक्वली।
देखिए दोस्तों, 2 तो हो चुका है कंप्लीट, हाइड्रोजन भी हो चुका है। तो अब आयरन की बारी है। आयरन, याद कीजिए दोस्तों, यहाँ पे आयरन एक ही है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, तो इसमें किसी से गुना नहीं हुआ। ये एक क्या है, ये हमारा स्वतंत्र आयरन है। जबकि यहाँ पे Fe3O4 में आयरन के 3 एटम्स मौजूद हैं Fe3O4 में। सो बैलेंस करने के लिए हम लोग इसे 1 × 3 कर लेते हैं और ये 3 के बराबर हो जाता है और ये ऑलरेडी 3 है। तो अब हम लोग इस इक्वेशंस को किस प्रकार से लिखेंगे, ये जो हमारा बॉक्स के अंदर आयरन है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा देखिए बराबर हो चुका है। और ये स्टेप 5 में हम लोग लिख सकते हैं। स्टेप 5 में हमने बताया कि हम लोग आयरन को भी इक्वल कर लेते हैं। और अब देखिए दोस्तों, हम लोग 3 जो एलिमेंट थे, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सभी को इक्वल कर चुके हैं। नंबर ऑफ़ एटम्स हमारा इक्वल हो चुका है। तो अब हम लोग इसको देखेंगे कि फाइनली क्या ये सच में बैलेंस हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है। चेक करते हैं। यहाँ पे 3 आयरन एटम सही है। या हम लोग इसे मिटा करके आगे और देखते हैं कि क्या क्या मैंने लिखा है। यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है। तो हम लोग इसे मिटाते हैं और आगे देखते हैं कि क्या सच में ये बैलेंस हो चुका है कि नहीं। वेरीफाई करके देख लेते हैं दोस्तों। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को इधर लिख लेते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है हमारा, तो दोस्तों फाइनली हम लोग क्या करेंगे कि ये इक्वेशन एक इक्वेशन है, तो बैलेंस हो चुका है या नहीं हो चुका है, इसके लिए हम लोग काउंट करेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स को और उससे ये पता लगेगा कि अगर इक्वल हो चुका है तो ये हमारा एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो हम लोग काउंट करते हैं। याद कीजिए, हम लोग इसमें बता चुके हैं ऑलरेडी कि इसमें 3 एलिमेंट हैं, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। नंबर ऑफ़ एटम्स इन रिएक्टेंट्स लिख लेते हैं। नंबर ऑफ़ एटम्स इन रिएक्टेंट्स कि रिएक्टेंट्स में कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं और प्रोडक्ट में हमारे कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं। आयरन में 3 है, हाइड्रोजन 2 था। अब फाइनली हमारा क्या है, आयरन 3 है, हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन 2 × 4 हो चुका है। ये 1 × 3 हो चुका है। ये 1 था जो 3 से गुना हो चुका है, मल्टीप्लाई हो चुका है। ये 2 था जो 4 से गुना हो चुका है और ये 1 ऑक्सीजन था जो 4 से हो चुका है। विच मीन्स इधर देखते हैं हम लोग, ये 3 ऑलरेडी था, ऑक्सीजन 4 ऑलरेडी था और हाइड्रोजन को हमने 2 × 4 कर लिया। अब आप गौर करेंगे कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन है क्योंकि नंबर ऑफ़ एटम्स जो है बोथ साइड्स इक्वल हो चुका है, यानी हम कह सकते हैं कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो दोस्तों आज यहीं पे हम लोग क्लास फिनिश करते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि आज हम लोग मेनली रूप से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़े हैं। तो इसको ढंग से रिवीजन करते रहना है कि किस प्रकार से हमने स्टेप वाइज एक करके बताया कि किस प्रकार से किसी भी एटम्स को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। इसके पहले हमने 1-2 चीज़ें और बताई थी, उसे हम लोग रिकॉल करें तो हमने बताया था कि इस इक्वेशंस को हम लोग पहले सेंटेंस के रूप में लिख रहे थे, फिर वर्ड के रूप में लिख रहे थे और तीसरा मैंने बताया केमिकल फार्मूला के रूप में किस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। दूसरा बताया था मैंने वर्ड इक्वेशन और तीसरा बताया मैंने
जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि केमिकल फार्मूला के रूप में किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो तीसरा था केमिकल फार्मूला के रूप में कैसे लिखा जा सकता है केमिकल फार्मूला, और इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। केमिकल फार्मूला में लिखने के बहुत सारे फ़ायदे हमको मिल सकते हैं कि हम लोग इसके मास को बराबर कर सकते हैं। तो दोस्तों क्लास आज यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, क्लासेज समझ में आ रहा हो, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करें तथा साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानियों को बताएं ताकि हम उसे दूर करके और बेहतर तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकें। तो दोस्तों थैंक्स, आज का क्लास यहीं पे फिनिश होता है।